नमस्कार। गणेश चतुर्थी का समय हो तो एक देवता हैं जो हर जगह छा जाते हैं, हमारे घरों में, हमारे दिलों में और हमारी सड़कों पर। जी हाँ, वो हैं सबके प्यारे गणेश। लेकिन क्या कभी ये सोचा है कि एक ही भगवान की कहानियां वक्त के साथ साथ कैसे बदल सकती हैं? आज हम गणेश की दो बिल्कुल अलग अलग कहानियों में उतरेंगे। एक कहानी आज के जमाने की है और दूसरी सदियों पुरानी एक पौराणिक कथा। तो सवाल यही उठता है कि एक ही देवता के ये दो अलग अलग रूप हमें आखिर सिखाते क्या हैं। तो चलिए अपनी पहली कहानी से शुरू करते हैं। ये कहानी आज की है, हमारे समय की। और ये एक ऐसे परिवार के बारे में है जिसके सामने एक ऐसी मुश्किल आ जाती है जो बहुत ही आम है। सोचिए, गणेश चतुर्थी का दिन है और बच्चे रेणु और रेहान सुबह से ही बहुत एक्साइटेड हैं। लेकिन जब उनके पापा बाजार से खाली हाथ घर लौटते हैं तो घर में एकदम सन्नाटा छा जाता है। पता चलता है कि बाजार में सारी मूर्तियां बिक चुकी हैं। बच्चों का तो मानो दिल ही टूट गया हो। त्योहार की सारी खुशी अचानक से निराशा में बदल जाती है। लेकिन तभी जब सबको लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, मां के दिमाग में एक बहुत ही शानदार आइडिया आता है। एक ऐसा सल्यूशन जो न सिर्फ उनके बच्चों को खुश कर देगा बल्कि सबको एक बहुत बड़ा सबक भी सिखाएगा। माँ को अचानक याद आता है कि अरे, उन्होंने तो कॉलेज में मिट्टी की मूर्तियां बनाना सीखा था। बस फिर क्या था, वो अपने ही छोटे से बगीचे से मिट्टी निकालते हैं और दोनों मिलकर गणेश जी की एक प्यारी सी मूर्ति बनाने में लग जाते हैं। उसे धूप में सुखाते हैं, उस पर रंग करते हैं और देखते ही देखते ये एक छोटा सा फैमिली प्रोजेक्ट बन जाता है। तो ये इको फ्रेंडली मूर्ति आखिर है क्या? देखिए, ये मिट्टी जैसी कुदरती चीजों से बनी एक मूर्ति होती है जो पानी में आसानी से घुल जाती है और कोई प्रदूषण भी नहीं फैलाती। ये एक तरह से प्रकृति का सम्मान करने का ही एक तरीका है। अब जरा इस स्लाइड पर मौजूद इन दो तस्वीरों को देखिए। ये पूरी कहानी बयां कर देती हैं। एक तरफ प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियां हैं जो पानी को जहरीला बना देती हैं, और दूसरी तरफ मिट्टी की मूर्ति है जो वापस प्रकृति में ही मिल जाती है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि उस परिवार ने सिर्फ एक मूर्ति नहीं बनाई, बल्कि एक जिम्मेदार और समझदार विकल्प चुना। चलिए अब समय में बहुत पीछे चलते हैं। एक मॉडर्न घर के बगीचे से हम सीधा कैलाश पर्वत की बर्फीली चोटियों पर पहुंचते हैं जहां देवताओं का वास है। यहां हम गणेश के जन्म की वो पौराणिक कथा सुनेंगे जो हम सब ने कभी ना कभी सुनी है। कहानी कुछ यूं है कि भगवान शिव राक्षसों से लड़ने गए हैं और देवी पार्वती कैलाश पर अकेली हैं। उन्हें स्नान के लिए जाना है, तो अपनी सुरक्षा के लिए वो अपने ही उपटन से एक पुत्र की रचना करती हैं, उसे गणेश नाम देती हैं और दरबारे पर पहरा देने का आदेश देती हैं। जब शिव वापस लौटते हैं तो गणेश उन्हें अंदर जाने से रोक देते हैं। क्यों? क्योंकि वो तो बस अपनी माँ के आदेश का पालन कर रहे होते हैं। शिव ये देखकर क्रोधित हो जाते हैं और एक भयंकर युद्ध के बाद वो अपने त्रिशूल से गणेश का सर धड़ से अलग कर देते हैं। अपने बेटे को इस हाल में देखकर देवी पार्वती पूरे ब्रह्मांड को नष्ट करने की धमकी दे देती हैं। तब ब्रह्मा जी की सलाह पर गणेश को एक हाथी के बच्चे का सिर लगाकर दोबारा जीवित किया जाता है। इस पूरी घटना के बाद शिव गणेश को एक बहुत शक्तिशाली वरदान देते हैं। वो घोषणा करते हैं कि आज से किसी भी शुभ काम को शुरू करने से पहले हमेशा सबसे पहले गणेश की पूजा की जाएगी। यही वो पल था जिसने गणेश को विघ्नहर्ता यानी बाधाओं को दूर करने वाले के रूप में स्थापित किया। और इसी वरदान के कारण उन्हें एक और नाम मिला, मंगल मूर्ति। इसका मतलब है शुभता का प्रतीक। ये नाम उनके दिव्य उद्देश्य को पूरी तरह से दिखाता है। तो अब हमारे पास दो कहानियां हैं। एक क्रिएटिविटी और पर्यावरण की बात करती है और दूसरी कर्तव्य और दिव्य शक्ति की। चलिए अब देखते हैं कि ये दोनों कहानियां जब मिलती हैं तो हमें क्या सिखाती हैं। जरा इस स्लाइड पे एक नजर डालिए। आज की जो कहानी है वो हमें पर्यावरण के प्रति हमारी जिम्मेदारी सिखाती है, जबकि जो पौराणिक कथा है वो कर्तव्य और शक्ति के बारे में है। एक में मुश्किल इंसानी है, मूर्ति का न मिलना, और दूसरी में दिव्य। एक कहानी रचनात्मक समाधान की बात करती है तो दूसरी एक देवता की उत्पत्ति और उनके उद्देश्य की। और देखिए, यही तो इन कहानियों की असली खूबसूरती है। ये दिखाता है कि कैसे एक ही देवता अलग अलग युगों के लिए बिल्कुल सही मूल्य सिखा सकते हैं। पौराणिक कथा ने हमें कर्तव्य और विश्वास की नींव दी, जबकि आज की कहानी हमें सिखाती है कि हम उन परंपराओं को आज की दुनिया की जरूरतों के हिसाब से कैसे अपना सकते हैं, जैसे कि पर्यावरण की सुरक्षा। तो आखिर में ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है।
कहानियां सिर्फ बीते हुए कल के बारे में नहीं होती, वो जिंदा होती हैं, वो हमारे साथ साथ आगे बढ़ती हैं। वो हमें दिखाती हैं कि कैसे सदियों पुरानी परंपराएं आज भी हमारे लिए उतनी ही जरूरी हो सकती हैं। तो सोचिए, आखिर ये कहानियां हमारी परंपराओं को हमेशा नया और जीवंत कैसे बनाए रखती हैं?